Hello student, this is the second section of the geography section of video class 10। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, यानी संसाधनों के प्रकार की। तो जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संसाधन कितने तरह के होते हैं, आइए उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो दिए गए हैं हमें संसाधन, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स। पहले दिए गए हैं बायोटिक रिसोर्स और दूसरे दिए गए हैं अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स यानी जैविकीय संसाधन, जो हमें हमारे बायोस्फीयर यानी जैव मंडल से आप परिचित होंगे, जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आकर मिलते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। और यहीं पर फ्लोरा, फ्यूना, वन्य जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जिनके अंदर रॉक्स, पत्थर या चट्टानें या धातुएं, ये सभी अबायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। अगली बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक और मैकेनिकल प्रक्रिया के द्वारा से पुनः प्राप्त कर सकें, वो सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो सोलर एंड विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा या जल ऊर्जा, ये सभी जो हैं इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें कि जब तक सूरज या हवा है तब तक हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरह के एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारी पृथ्वी पर लंबे समय से हैं, खनिज और फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, लेकिन एक निश्चित समय तक ही ये हमारी पृथ्वी पर व्याप्त हैं और जैसे ही ये इनका काल आएगा, ये जो है वो समाप्त हो जाएंगे और इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए इनको हम अनवीकरणीय रिसोर्सेज कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं उनमें सबसे पहले आएंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्रोत या व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत वो होते हैं जो किसी एक निजी व्यक्ति के पास अपने जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोजन अपने विकास के लिए करे, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कोई एक किसान अपने फसल की तैयारी के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करता है, जो एक संसाधन है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, जो एक संसाधन है, हल का इस्तेमाल करता है, जो एक संसाधन है, और ये सभी उसके निजी संसाधन है। इस वजह से ये सारी ही चीज़ें उसके विकास में सहायक होंगी और ये सभी संसाधन उसके इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे, यानी व्यक्तिगत स्रोत। दूसरी तरह के जो स्रोत या संसाधन होते हैं वो होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स, यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। दूसरी तरह के जो संसाधन होते हैं वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। इनके अंदर या इनके अंतर्गत सामुदायिक क्षेत्र वाले जो इलाके होते हैं, जैसे पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स और तमाम जो ऐसे इलाके होते हैं, तालाब हो गया, ये सभी जो है वो समुदाय के अधीन होते हैं और सभी का इस पर या एक पूरी कम्युनिटी का इन पर अधिकार होता है। इसके बाद नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं हमारे रेलवेज़, हाईवेज़, कैनल्स, जिनका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हमारी जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारी 12 नॉटिकल मील्स यानी 22.2 किलोमीटर, अगर मैं इसे साधारण शब्दों में समझाऊं तो कन्याकुमारी से हिंद महासागर की ओर अगर हम 22 किलोमीटर तक का दायरा देखें तो वो भारत के अंतर्गत आएगा, यानी वो वाटर बॉडी का इलाका भारत के अधीन होगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो किसी भी देश की सीमा से
लगभग 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है उसके बाद का जो इलाका है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अधीन होता है और वो उस पर विदाउट एनी बर्डन अपना ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन में इंडिया जो है अपने जो 22.2 किलोमीटर वाले दायरे में मैग्नीज़ के नोड्यूल्स का उत्पादन करता है, क्योंकि वो भारत के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर जो है कौन कौन से संसाधन होते हैं। पहले है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो संसाधन या वो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ पर सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की बहुत अधिक भरमार उपलब्ध है, लेकिन आज तक या अभी तक इनके जो संसाधन हैं वो उपयोग में नहीं लाए जा सके हैं, इसलिए इनको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो संसाधन जिन्हें किसी तकनीक या किसी वस्तु या किसी और दूसरी तकनीक के माध्यम से जो है विकसित किया गया है, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता में अधिक सुधार आया है, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक क्या होता है? हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तमाम ऐसे मटेरियल्स हैं जो इंसानी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और इस तरह की टेक्निक जो है वो पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये सभी जो है वो स्टॉक कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ये है क्या, जैसे जल है, इसके अंतर्गत दो गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है जिसे हम H2O कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अभी तक इसकी कोई तकनीक नहीं बनी है जिससे इसका इस्तेमाल किया जा सके। अभी हाल ही में जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन बनाई है। होपफुली कि इस तरह के फ्यूल का उपयोग आगे चलकर कई और देश कर सकें, ये टेक्निक डेवलप हो सके, ताकि हमारी जो कंजर्वेटिव फ्यूल पर डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। यानी परंपरागत तौर पर जो हम कच्चे तेल पर निर्भर होते हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी ये जो संसाधन है वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। और अंत में बचता है रिज़र्व वो इलाके होते हैं जहाँ पर ऊर्जा का एक जो भंडार है वो संरक्षित रहता है। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अब बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।